हिटलर अपनी नाजी सेना के साथ, अपनी नाजी मिलिट्री के साथ आगे बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक हर एक कंट्री को कैप्चर करता जा रहा है और वो बढ़ चुका है नेदरलैंड्स को कैप्चर करने के लिए। और नेदरलैंड्स के कैपिटल में एम्स्टरडैम में एक फैमिली रहती है जिसमें एक छोटी सी बच्ची रहती है, एने फ्रैंक, जो ये सब कुछ नोटिस कर रही होती है जो एक वॉर लाइक सिचुएशन में हो रहा है और सब कुछ अपनी डायरी में नोट डाउन कर रही होती है। और ये पूरी फैमिली एक बिल्डिंग में छुप करके रह रही होती है। बट क्योंकि ये लोग एक जीविस फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इनको भी ढूंढ करके कंसंट्रेशन कैंप में डलवा दिया जाता है और पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। बट बच जाते हैं तो सिर्फ इस छोटी सी बच्ची के पापा ओटो फ्रैंक, जो बच करके निकलते हैं और एम्स्टरडैम जाकर के वो डायरी जो वो बच्ची लिखती थी उसे पब्लिश करवाते हैं विद द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसको बहुत लोग पढ़ते हैं और बहुत फेमस डायरी बनती है रियल लाइफ में। और आज हम उसका छोटा सा एक्सट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक, ऑफ कोर्स जिसे लिखा है एने फ्रैंक ने खुद। और इस वीडियो को एनिमेशन के साथ हम देखेंगे, बिल्कुल मूवी की तरह देखेंगे, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एनसीईआरटी खोल लो और इस वीडियो को खत्म करने के बाद डिस्क्रिप्शन में चले जाना, जहां तुम्हें मिलेगी ये वर्कशीट हमारे पढ़ लक्ष्य ऐप पे फ्री में, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। शिक्षा के साथ पढ़ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, ये एक डायरी है तो जहां पर भी आई डिनोट होगा उसका मतलब कि वो एने फ्रैंक है। और बिल्कुल लाइन टू लाइन हम स्टार्ट करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। मी कौन है? एने फ्रैंक। तो एने फ्रैंक कह रही है कि एक डायरी लिखना बहुत स्ट्रेंज, बहुत ही ज्यादा अजीब एक्सपीरियंस है किसी के लिए जो मेरे जैसा हो। क्यों? नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि मैंने पहले तो कभी कुछ लिखा नहीं है, एक रीजन तो ये है। बट एक और रीजन ये है कि लेटर ऑन कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होगा कि एक 13 साल की बच्ची, 13 साल की स्कूल गर्ल क्या लिखती थी। ओ वेल, इट डजंट मैटर। मतलब ये सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्यों ये डायरी लिखती है। अब उसका रियल रीजन वो 3 बातों में बताती है। नंबर 1, आई फील लाइक writing and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest। मतलब उसे मन करता है लिखने का और उससे भी बड़ी नीड उसकी ये है, जरूरत उसकी ये है कि जितना भी बोझ है इन सारी चीजों का उसके चेस्ट पे, उसके सीने पे, उस सारे बोझ को हल्का करने के लिए। दूसरा रीजन, पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल। ये लाइन खुद एने फ्रैंक ने बोली है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उसका कहना है कि पेपर यानी कागज के पास लोगों से बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, सब्र होता है। मतलब कि जो पेपर होता है उस पर आप कुछ भी लिखो वो सवाल नहीं करता उधर से, वो रूठता नहीं है। इंस्टेड वो जो मन वो आप उस पर लिख सकते हो, वो बिल्कुल पेशेंटली वेट करता है कि आप अपनी राइटिंग कंप्लीट कर लो। इंस्टेड लोग आपकी बात शायद सही से पेशेंटली सुने तक नहीं। इस पे हम और आगे देखेंगे। बट तीसरा रीजन जान लो। तीसरा रीजन वो बताती है कि आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, आई डोंट हैव अ फ्रेंड। मतलब सबसे बड़ा रीजन, तीसरा रीजन ये भी है कि उसके पास रियली कोई फ्रेंड नहीं है। आओ लाइन बाय लाइन देखते हैं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। Yes, paper does have more patience, and since I'm not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend। उसका कहना है कि हाँ, वो बैठी है, बोर हो रही है घर पे, थोड़ी डिप्रेस्ड है, और फाइनली जब वो इतना ओवरथिंक कर रही है तो उसके पास क्या है? पेपर, जिसमें सबसे ज्यादा पेशेंस है। तो वो ऑफ कोर्स उसी स्टिफ सी नोटबुक को, जिसको वो ग्रैंडली यानी बहुत शौक से डायरी बोलती है, उसमें लिखने वाली है अपने सारे ख्यालों को। और वो किसी को भी ये पढ़ने नहीं देगी जब तक उसका कोई रियल फ्रेंड ना मिल जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ, let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world। मतलब उसका कहना है कि क्लियरली बोलूं तो कोई यकीन ही नहीं करेगा कि 13-year-old गर्ल, एने फ्रैंक 13 साल की थी जब वो ये सब लिख रही थी, कि वो अलोन है, इतनी अकेली है। एंड आई एम नॉट, एंड वो आगे कहती है कि मैं नहीं हूं अकेली, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली है। अपनी फैमिली में कौन कौन है? तो आई हैव लविंग पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स हैं, 16-year-old एक बड़ी सिस्टर है जो कितने साल की है? 16 साल की। और कुल मिलाकर टोटल 30 लोग ऐसे हैं, 30 लोग ऐसे हैं जिन्हें वो फ्रेंड्स कह सकती है। अब उसके पास एक फैमिली है, लविंग आंट्स हैं, एक अच्छा घर है, बट ये सब सरफेस लेवल पे है उसका कहना है, क्योंकि उसके पास कोई एक ट्रू फ्रेंड नहीं है एक्सेप्ट एक के। वो कौन है? आगे पता चलेगा। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। जब वो फ्रेंड्स के साथ रहती है ना तो बस एक गुड टाइम एक्सपीरियंस करने के लिए रहती है, सिर्फ गुड टाइम सोचती है, यानी खुशी का टाइम।
अब तुम अपने आप की रियल लाइफ में भी ये इमेजिन करो, जब भी तुम फ्रेंड्स के साथ बाहर निकलते हो तो तुम सिर्फ खुशियां मनाते होगे, खुश रहते होगे। तुम्हारे पास बहुत कम ही लोग ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनसे तुम रियल जो हो वो दिखा सकते हो कि अगर तुम अंदर से दुखी हो तो उनके साथ दुख शेयर कर सकते हो, परेशान हो परेशानी शेयर कर सकते हो, हर एक लफड़ा अपना डिस्कस कर सकते हो। वैसे फ्रेंड्स तुम्हारे पास बहुत कम है। तो इस बात पे वो कहती है, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। मतलब हो सकता है कि वो उसकी गलती हो कि वो अपनी पर्सनल चीजें, प्राइवेट चीजें किसी और से शेयर नहीं कर पाती है, इस वजह से हो सकता है कि ऐसा ना हो रहा हो। अब आगे वो लिखती है, इन एनी केस दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। मतलब वो कहती है कि अब वो लोग तो चेंज नहीं होंगे जो सारे के सारे उसके फ्रेंड्स हैं कि वो उसकी रियल चीज सुने, वो तो बस वही सुनना चाहेंगे जहां पे वो खुशियां दिखा रही हो, एंजॉय कर रही हो, चिल कर रही हो। बट वो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से डायरी लिखना स्टार्ट कर चुकी है। आगे वो कहती है कि बाकी लोगों की तरह वो बस जॉट डाउन नहीं कर देगी, जॉट डाउन मतलब बस नोट डाउन नहीं कर देगी जो मन में आया आखिर के आधे घंटे में। हम डायरी राइटिंग स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं, लास्ट में सोने से पहले कुछ भी उल्टा पुल्टा नोट कर दिया जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करने वाली। वो इसको बहुत सब्र से, बहुत पेशेंस से लिखेगी और इस अपनी डायरी को वो प्यार से क्या बुलाती है, अपनी डायरी को ही फ्रेंड मान चुकी है। और क्या बुलाती है उस फ्रेंड को, किटी। अब आगे अपने फादर के बारे में बताती है, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। मतलब उसके फादर शादी करते हैं जब वो 36 के हो जाते हैं, और जब वो शादी कर रहे होते हैं तो मदर कितनी उसकी होती है, 25 की। अब उसकी जो सिस्टर है मार्गोट, वो फ्रैंकफर्ट में पैदा होती है जर्मनी में 1926 में, और ये 12 जून को, एने फ्रैंक 12 जून को पैदा होती है 1929 में। और ये लोग कहां पे रहते हैं, फ्रैंकफर्ट में रहते हैं जब तक हमारी एने फ्रैंक 4 साल की होती है। अब 4 साल के होते ही इसके फादर हॉलैंड चले जाते हैं 1933 में, और इसकी मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक उसके साथ चली जाती हैं, यानी उनके फादर के साथ चली जाती हैं सितंबर में। बट वो एने फ्रैंक खुद और मार्गोट यानी उसकी सिस्टर, वो दोनों बच्चों को कहां भेज दिया जाता है, आकेन में। आकेन एक जगह का नाम है जहां पे वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहते हैं, यानी एंजॉय करते हैं अपनी दादी के साथ। अच्छा ठीक है, समझ गया। अब मार्गोट हॉलैंड चली जाती है जहां पर उसके मदर फादर गए थे दिसंबर में, और वो भी चली जाती है अपने मदर फादर के पास फरवरी में, जहां पर ये सारे के सारे एक बर्थडे प्रेजेंट लेकर जाते हैं मार्गोट के लिए। आगे लिखा है कि आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6। मतलब मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में रहती है जब तक वो 6 साल की नहीं हो जाती। फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट करती है, यानी क्लास फर्स्ट कह सकते हो। जब वो 6th में होती है, उनकी मुलाकात एक टीचर से होती है, मिसेस क्यूपरस, जो वहां हेड मिस्ट्रेस रहती हैं। एट द एंड ऑफ ईयर वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि वो टीचर से काफी ज्यादा अटैच थी। तो मिस क्यूपरस और हमारी एने फ्रैंक जब एंड में अलग होते हैं, जब फेयरवेल होता है, तो दोनों रोने लग जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं यार। अब समर में 1941 के समर में ग्रैंडमा जो रहती है, इनकी ग्रैंड मदर जिनके साथ इसने बचपन में टाइम गुजारा था, वो काफी ज्यादा बीमार पड़ जाती है, उनका ऑपरेशन होता है। और इसी वजह से जो एने फ्रैंक का बर्थडे आया था बीच में, वो बहुत कम सेलिब्रेशन के साथ बिता दिया जाता है, सही से सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। और ग्रैंडमा भी जनवरी 1942 में टपक जाती हैं। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड आई स्टिल लव हर। बहुत ज्यादा प्यार करती है एने फ्रैंक अपनी ग्रैंडमा से। आगे लिखती है, द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। 4 of us कौन, एने फ्रैंक खुद, उसकी बड़ी बहन और उसके मम्मी पापा, ये 4 लोग हैं और बहुत अच्छे से हैं। कब, 20 जून 1942 को, जब ये सारी चीजें डायरी में लिखी जा रही हैं। देखो एनसीईआरटी में बिल्कुल इस तरह लिखा भी गया, सैटरडे 20 जून 1942, डियरेस्ट किटी। किटी मतलब डायरी, डायरी को अपनी फ्रेंड मानती है और किटी बुलाती है, तो डियरेस्ट किटी। अब वो क्या लिख रही है अपनी डायरी में, ध्यान से देखो। आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, द रीजन इज ऑफ कोर्स इज द forthcoming मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। मतलब तुम्हारे साथ भी तो होता होगा ना सिचुएशन, जब एक ऐसा दिन आता है जब डिसाइड होता है, रिजल्टेड दिन होता है कि कौन कौन पास हो रहा है, नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन इसमें रह जाएगा। तो वही दिन था, रिजल्ट वाला दिन था। सब लोग शोर कर रहे थे अपने पैर से, बहुत नर्वस थे, और हाफ द क्लास
is making bets. GN and I laugh, of course, silly at two boys behind us, CN and Jax, who have stacked their entire holiday savings on their bet. यानी सारे लड़के बेट लगा रहे थे आपस में और उनके ऊपर GN, उसकी फ्रेंड और वो एने फ्रैंक हंस रहे थे. अब सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा नर्वस थे कि कौन पास होगा कौन नहीं होगा. अब एने फ्रैंक कहती है कि आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. ना गर्लफ्रेंड का मतलब यहां पे है फीमेल फ्रेंड्स. तो वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स को लेके वरीड बिल्कुल भी नहीं है, ना ही खुद के लिए वरीड है. बस एक सब्जेक्ट को छोड़ के जो है मैथ्स, जिससे आई गेस तुम्हें भी सबसे ज्यादा डर लगता होगा. कमेंट्स में बताना. उसका कहना है कि उसकी बाकी सारी टीचर्स के साथ तो अच्छा चलता है, अच्छा बनता है, बट उन 9 टीचर्स में से 9 टीचर्स में से जिसमें 7 मेन हैं 2 वुमेन हैं, एक ऐसा व्यक्ति है मिस्टर कीजिंग, जो एक ओल्ड फोगी है, जो मैथ्स पढ़ाता है उन्हें. ओल्ड फोगी मतलब एक ओल्ड फैशन पर्सन है, जो हमारे जमाने वाले टीचर हैं. मतलब आत्माराम तुकाराम भिड़े नाम तो नहीं है उनका नाम है मिस्टर कीजिंग, बट वो है बिल्कुल उसी जमाने के. और वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं एने फ्रैंक को, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करती है क्लासरूम में. कई सारी वार्निंग्स के बाद वो उसे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हैं एने फ्रैंक को. क्या एक्स्ट्रा होमवर्क रहता है याद रखना. पहला एक्स्ट्रा होमवर्क रहता है, पहला ऐसे रहता है अ चैटर बॉक्स, यानी एक ऐसे लिखने को देते हैं ऑन द टॉपिक अ चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता हो, चप 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 करता हो दिन भर. तो अब चैटर बॉक्स पे वो क्या लिखे, वो सोचती रहती है, तो बस नोट डाउन कर लेती है अपनी नोटबुक में टाइटल चैटर बॉक्स और बैग में रख लेती है और शांति से बैठ जाती है. अब उस इवनिंग को वो सारा अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेती है, बट ये होमवर्क पे उसकी आंख जाती है, नजर जाती है कि अभी ये भी लिखना है चैटर बॉक्स के ऊपर. तो वो अपनी पेन निकालती है, कुछ आइडिया सोचती है और 3 पेजेस लिखती है. आई रोट the 3 pages Mr. Keesing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait. मतलब 3 पेज लिखती है और उसमें लिखती क्या है, ध्यान से देखो, यही लाइन्स लिखती है. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. मतलब कि वो कहती है कि वो आर्ग्यू कर रही है, यानी कि इस बात को डिफेंड कर रही है कि हर एक स्टूडेंट की ट्रेट है, यानी हर स्टूडेंट की आदत है नेचुरली कि वो बात करते हैं, बट वो अपना बेस्ट कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, फिर भी वो नहीं कर पाएगी क्योंकि वो नेचुरली बहुत ज्यादा बात करती है, क्योंकि उसकी मदर भी बहुत ज्यादा बात करती थी. अगर उससे कम नहीं तो उससे ज्यादा ही समझ लीजिए, मतलब एने से ज्यादा ही बातचीत करती थी, तो उसकी भी ऐसी आदत है. एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. और वो यही लिखती है कि अब इनहेरिटेड ट्रेट्स जो अपने माता पिता से हमें मिले हैं, उन ट्रेट्स का तो हम कुछ कर भी नहीं सकते ना. क्यों सर. अब मिस्टर कीजिंग जब ये लेटर पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा हंसते हैं इन आर्ग्यूमेंट्स को पढ़ के कि इस बच्ची ने क्या क्या लिख रखा है अपने आप को डिफेंड करने के लिए. हंसते हंसते एक और होमवर्क दे देते हैं. अगला ऐसे लिखने को बोलते हैं अगले टॉपिक पे, विच इज एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स. अब ये इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स क्या है, मतलब कि एक ऐसी चैटर बॉक्स, एक ऐसी बकबक करने वाला इंसान जिसका इलाज ही ना किया जा सके, जिसको ठीक ही ना किया जा सके. अब हमारी एने फ्रैंक इस पर भी एक ऐसे लिख करके उनको हैंड ओवर कर देती है और मिस्टर केजिंग उसका ऐसे भी पढ़ लेते हैं और कंप्लीट 2 लेसन्स के लिए 2 पीरियड के लिए कुछ भी नहीं बोलते हैं. बट ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ. मतलब बहुत ज्यादा है. वो बोलते हैं एने फ्रैंक, as punishment for talking in class, write an essay entitled quack 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 said Mistress Chatterbox. मतलब 3rd ऐसे दे दिया इस टाइटल पे, quack 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 said Mistress Chatterbox. मतलब वो उस पर टॉन्ट कर रहे हैं, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है कि तुम मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स हो और तुम दिन भर क्वैक 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 एक बत्तख के जैसे, एक डक के जैसे क्लासरूम में करती रहती हो. अब पूरी क्लास ये टॉपिक सुनकर हंसने लग जाती है, हमारी एने फ्रैंक खुद हंसने लग जाती है, बट वो एग्जॉस्ट हो चुकी है सारी की सारी अपनी इंजेन्युइटी यानी ओरिजिनलिटी, यानी जितने भी ओरिजिनल आइडियाज थे सारे खत्म हो चुके हैं इस चैटर बॉक्स वाले टॉपिक पे. 2 ऐसे वो ऑलरेडी लिख चुकी है, अब वो 3rd टाइम लिखे क्या. तो वो बैठती है, कुछ सोचती है और अपनी फ्रेंड, बताया था ना एक फ्रेंड थी उसकी, कौन, उसका नाम क्या फ्रेंड का, सन्ने, SANNE, याद रखना, जो बहुत अच्छी है पोएट्री पे, उसको बहुत अच्छे से वर्सेस में लिखने आता है.
तो वो उसकी हेल्प लेती है। जैसे तुम अगर कुछ ना आ रहा हो तो अपने फ्रेंड, गर्लफ्रेंड या क्रश, किसी की तो हेल्प लेते ही होगे क्लासरूम में। बहुत तेज हो रहा है। तो वो किसकी हेल्प लेती है? सन्ने की, उसकी फ्रेंड की। अब वहां पे हेल्प लेकर एक ऐसे लिखती तो है, बट बिगनिंग से एंड तक, यानी ऐसे स्टार्टिंग से एंड तक एक वर्स में होता है, एक राइमिंग में होता है, और वो पूरा ऐसे कंप्लीट करती है। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। मतलब वो ऐसा लिखती है ये ऐसे कि ये जोक रिवर्स हो जाए, टीचर के ऊपर ये जोक चला जाए। तो वो अपनी पोएम फिनिश करती है। बहुत ब्यूटीफुल सी पोएम थी। क्या पोएम थी, किस बारे में थी, ध्यान से सुनना। It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much। मतलब कि वो एक पोयम लिखती है इस बारे में कि एक छोटी सी मदर डक है, एक फादर स्वान है, जिनके 3 छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से बेबी डकलिंग्स हैं, यानी बच्चे हैं। बट जो फादर स्वान रहता है उसको ये पसंद नहीं आता है कि उसके बच्चे इतना ज्यादा क्वैक 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 करते हैं, आवाज करते हैं, और वो उन्हें पीट पीट के मार डालता है जान से। अब इस पोयम का ये मीनिंग था, और इसको लकीली मिस्टर कीसिंग जोक को सही तरीके से लेते हैं, और वो पूरी पोयम को क्लास में पढ़ते हैं, अपने खुद के कमेंट्स ऐड करते हैं, और कई अलग अलग क्लासेस में जाकर भी पढ़ते हैं, सुनाते हैं लोगों को। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक and haven't been assigned any extra homework. On the contrary, Mr. Keesing's always making jokes these days. Yours, N.A. खत्म हुई डायरी, खत्म हुआ चैप्टर। बट तुम बताओ कि अब ये पोएम पढ़ने के बाद, जो ऐसे था इसको पोएम की तरह लिखा गया था, इसको पढ़ने के बाद, बाकी क्लासेस में सुनाने के बाद मिस्टर कीसिंग क्यों अब कितना ज्यादा चेंज हो चुके हैं। अब क्यों एने फ्रैंक को ज्यादा एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दे रहे हैं, इंस्टेड उसे बात करने दे रहे हैं क्लास में, और तो और अब वो खुश रहते हैं, कुछ जोक क्रैक करते हैं क्लासेस में। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्टर कीसिंग को उस पोयम की ट्रू मीनिंग समझ में आ गई थी कि जैसे उस फादर स्वान ने अपने 3 बेबी डकलिंग्स को मार दिया सिर्फ इस बात पे कि वो बहुत ज्यादा क्वैक 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 बहुत बोलते थे। तो इसकी डीप मीनिंग ये थी कि आप किसी बच्चे को चुप नहीं करा सकते बार बार सिर्फ इस बात पे लेकर कि वो बहुत बोलता है। हो सकता है वो कुछ क्रिएटिव हो सकता है वो कुछ नए आइडियाज बोल रहा हो सकता है वो कुछ अच्छा ही बोल रहा हो, या उसकी नेचुरल आदत हो। आप उसको चुप तो नहीं करवा सकते ना क्लासरूम के अंदर। तो ये बात को बहुत डीपली समझते हैं उसके टीचर मिस्टर कीसिंग, और अब काफी चेंज जाते हैं। तो ये थी पूरी की पूरी स्टोरी। एक्सट्रैक्ट था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का, थोड़े बहुत अडेप्शन के साथ, जिसको लिखा था एने फ्रैंक ने। क्वेश्चंस आ सकते हैं बहुत सारे, जैसे व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एने टू टॉक इन क्लास, कि फाइनली मिस्टर कीसिंग क्यों अलाउ कर देते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक चेंज आता है ये थर्ड वाले ऐसे को पढ़ के। और आ सकता है तीनों ऐसे किस किस नाम पे थे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऐसे का नाम कमेंट्स में बताओ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस पीडीएफ में मिल जाएंगे, जैसे हम बोलते हैं वर्कशीट। कहां पे? पढ़लेअक्षय.com पे या पढ़लेअक्षय एंड्रॉइड ऐप पे, लिंक ऐप की डिस्क्रिप्शन में है। और सारे लेक्चर्स भी पढ़े हुए हैं, कई अलग अलग सब्जेक्ट्स के पढ़े हुए हैं, जाकर देखो चैनल पे, स्क्रॉल करो एक बार। 10th बहुत ईजी हो जाएगी, और बाकियों की इजी कर दो। ये वीडियो सब में शेयर करके, नोटिफिकेशन छेड़ के, कि अगली वीडियो मिस ना हो। एंड देन क्या, अबे जाना, जा पढ़ ले।